सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने राज्य की महिलाओं को राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ देने के लिए ये शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है। अभी आपको बताया कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 चुनावी वादे किए थे कि अगर वो जीत गए तो ये 5 चुनावी वादे वो पक्का पूरा करेंगे। उनमें से एक वादा तो यही था, महिलाओं के लिए राज्य में फ्री में बस सेवा आयोजित की जाएगी। बाकी 4 वादे कौन कौन से हैं जो उनको पूरे करने हैं? कि सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण किया जाएगा, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी और 60 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी। अब बात यहाँ पे कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हमने कहा नए बन गए सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। अभी हमने पढ़ा था कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? यूटी खादर। और अभी देश में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची में टॉप पे रहा बंगलुरु। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक टॉप पे रहा। अभी कर्नाटक की एक गायिका हैं बॉम्बे जयश्री, संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला उनको। चलो बताओ, WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? तो आंसर होगा बंगलुरु को। और मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया गया था बंगलुरु में, किसने? हमारे राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना कर्नाटक के हुबली में जो श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन है वहां पे, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी हुई थी, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, उसको कर्नाटक ने जीता था मेघालय को हरा के। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? तो शिवमोग्गा हवाई अड्डा जो कर्नाटक में है। चलो बताओ, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ पे खोला गया? कर्नाटक के तुमकुरू में। किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसका मुख्यालय बंगलुरु में ही है। और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये आपको बंगलुरु में मिलेगी, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पे। अच्छा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खुलेगा? बंगलुरु में। वैसे यहाँ पे आपको जोग जलप्रपात भी मिलेगा शरावती नदी पर, जिसे गैरसप्पा वाटरफॉल भी कहते हैं। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे अलमाटी बांध आपको मिलेगा कृष्ण पर, कृष्णराज सागर बांध मिलेगा कावेरी नदी पे। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। अच्छा, भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह कहाँ बनेगा? कर्नाटक में बनेगा, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। वैसे कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य भी था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया कर्नाटक से, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नाटो देशों की एयरफोर्स के द्वारा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन ये कहाँ हुआ? तो आंसर होगा जर्मनी में। तो एक्सरसाइज का नाम है एयर डिफेंडर 2023, जो अभी हुआ जर्मनी में। किसके बीच? नाटो के सभी 31 सदस्य देशों के बीच। और नाटो का भी 31वां नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना था? फिनलैंड बना था। देखो, नाटो के बारे में अभी हमने पढ़ा भी था। अभी आर्कटिक सैन्य अभ्यास ये नाटो के सदस्य देशों के बीच में हुआ था। कहाँ पे? फिनलैंड में। नाटो की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रुसेल बेल्जियम में। हमने कहा टोटल सदस्य देश हो गए हैं अब 31वां बन गया है फिनलैंड। इसके महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। वैसे नाटो के सदस्य देशों के बीच में कोल्ड रेस्पॉन्स एक्सरसाइज भी होता है, नेपच्यून स्ट्राइक एक्सरसाइज भी होता है, और एक लॉक्ड शील्ड नाम का एक साइबर रक्षा अभ्यास भी होता है, जो अभी कहाँ पे हुआ था? एस्टोनिया में हुआ था। तो ये तो हमने नाटो से संबंधित बात कर ली, लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है। तो 2023 में बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि अभी भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी नाम का एक्सरसाइज हुआ था, जिसमें भारत की ओर से INS तरकश और INS सुभद्रा ने हिस्सा लिया। अभी भारत और मालदीव के बीच में एक था मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था हिंद महासागर में,
वैसे मालदीव के साथ एक्वेरियन नाम का एक्सरसाइज भी हम करते हैं। अभी इंडोनेशिया के साथ में समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हुआ बॉटम इंडोनेशिया में। अभी यूके के साथ इस साल हमने 2 एक्सरसाइज किए, एक तो अजय वॉरियर यूके में किया और एक कोंकण अभ्यास ये अरब सागर में किया था। एक अमेरिका के साथ कोप इंडिया एक्सरसाइज किया अभी हमने वेस्ट बंगाल में। श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किया हमने कोलंबो में। और सिंगापुर के साथ हमने बोल्ड कुरुक्षेत्र किया था, कहाँ पे, राजस्थान के जोधपुर में। अभी फ्रांस के साथ फ्रेंजेक्स एक्सरसाइज किया केरल के तिरुवनंतपुरम में। अभी एफ इंडेक्स एक्सरसाइज पड़ा था भारत और 20 अफ्रीकी देशों के बीच में पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तारकश एक्सरसाइज ये चेन्नई में हुआ। हमने जापान के साथ इस साल 2 एक्सरसाइज किए, धर्मा गार्जन और वीर गार्जन, कहाँ पे, जापान में। और अभी मिस्र के साथ हमने पहली बार या पहला सैन्य अभ्यास किया साइक्लोन 1 राजस्थान के जैसलमेर में। तो इस साल ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, तो ये ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 जून को। तो ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हर साल 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाते हैं। ब्रेन ट्यूमर, तो ट्यूमर आप समझते हो, मतलब असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि का होना ट्यूमर कहलाता है। और ये हो रहा है ब्रेन में, तो ये हो गया ब्रेन ट्यूमर। अच्छा, ब्रेन से एक अकेला डे भी होता है, वर्ल्ड ब्रेन डे, वो 22 जुलाई को होता है। अच्छा मुझे बताओ, वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को होता है। और आपको याद है, चलो ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि किस राज्य सरकार ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की थी? इसका उत्तर आप लोग दो। बाकी अभी कर्नाटक सरकार ने, बताओ किसे कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा रोबिन उथप्पा। वैसे वर्ल्ड लंग कैंसर डे हमने मनाया 1 अगस्त को। अच्छा, अभी जून में कौन कौन से डे मनाए? 1 जून को अभी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस। और 8 जून को ये वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी होता है। तो ये ध्यान रखना, आप पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 की बात कर रहे हैं, जिसको जारी किया है ECA इंटरनेशनल ने। और इसमें 120 देशों की रैंकिंग की गई, जिसमें टॉप पर न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क में आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पे हांगकांग है और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड का जेनेवा। जेनेवा, काफ़ी सारे हेडक्वार्टर हैं जेनेवा में, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। और न्यूयॉर्क इसमें टॉप पर है। तो आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा भी था कि वर्ल्ड रिचेस्ट सिटीज़ 2023 की लिस्ट आई थी, उसमें टॉप पे था न्यूयॉर्क। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आपको रिवाइज कराएं। तो सबसे पहले आपको याद आएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 126 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। अभी वर्ल्ड बैंक ने रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया, उसमें भारत 38 नंबर पे है। अभी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत तीसरे स्थान पे है, टॉप पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 131 नंबर पर है, तो टॉप पर सिंगापुर है। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 आया, जिसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसमें भारत 161 नंबर पर है, तो टॉप पे नॉर्वे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इनको ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? गीतांजलि अय्यर। तो दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी गीतांजलि अय्यर, जिनका भी निधन हो गया। पार्किंसन रोग के कारण उनका निधन हो गया। मस्तिष्क के संबंधित रोग है ये। और आपको बता दूं, उन्होंने 4 बार बेस्ट एंकर का पुरस्कार जीता था। उन्हें 1989 में उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, जयंती पटनायक के बारे में जानते हैं आप? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, अभी निधन हो गया इनका। उसी तरह से भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर S पद्मावती, इनका भी निधन हो गया।
और उसी तरह से भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी शारदा मेनन, इनका भी अभी निधन हो गया। बाकी आप जानते हो अनाथ बच्चों की मां के नाम से मशहूर थी सिंधुताई सपकाल, इनका भी निधन हो गया। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का निधन हो गया। और देश के स्टीलमैन के नाम से मशहूर थे जमशेद जे ईरानी, निधन हो गया। दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वे ईरान से थे। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कॉनकॉर के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजय स्वरूप को। तो अभी संजय स्वरूप को रेल मंत्रालय के तहत कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अगले एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कॉनकॉर ये एक राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम है जो भारत में कंटेनर परिवहन और रसद सेवाएं प्रदान करता है। ये भारत की सबसे बड़ी कंटेनर परिवहन कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अभी इसके एमडी सीईओ बन गए संजय स्वरूप। बाकी अभी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने प्रमोद भसीन और मुख्य सतर्कता आयुक्त ये बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जबकि प्रवीण सूद ये सीबीआई डायरेक्टर बने हैं। तो दोनों के नाम प्रवीण है, कंफ्यूज मत होना, इसके लिए मैंने साथ साथ लिख दिया इनको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार एलबी डी क्रूज का निधन हो गया? तो केरल राज्य के थे ये। केरल के रक्षा कर्मी थे हवलदार एलबी डी क्रूज, जो अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले पहले केरल वासी थे। उन्हें 1962 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अशोक चक्र मिला था। वैसे 1967 से इस पुरस्कार को शौर्य चक्र कहा जाता है। वे भारतीय सेना में लांस नायक के रूप में अर्धसैनिक बल असम राइफल्स में एक रेडियो अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। क्या नाम था? एलबी डी क्रूज। इनका भी निधन हो गया, केरल से थे ये। तो ये नाम इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी भारत कच्चे इस्पात यानी कि क्रूड स्टील के मामले में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो पहले स्थान पे चाइना है, भारत दूसरे स्थान पे आ गया जापान को पछाड़ करके, जो जापान तीसरे स्थान पे चला गया। अच्छा, एक स्टील कंपनी है राष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड, अभी ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जीता था इसने। और अगर पूछे कि देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा गुजरात में। और स्टील मंत्री कौन है हमारे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। वैसे एविएशन मंत्री, उड्डयन मंत्री हैं, लेकिन इनके पास अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज भी है स्टील मंत्रालय का। अच्छा, वैसे हमने कहा कि भारत क्रूड स्टील के उत्पादन में दूसरे स्थान पे आ गया पूरे विश्व में, लेकिन भारत अभी काफी चर्चा में है। जैसे कि भारत इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा है, G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, वासेनार एग्रीमेंट का हेड बनाया गया भारत को, और मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया भारत ने, वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया भारत ने, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है भारत, और अगले साल 2024 में क्वाड समिट को भी होस्ट करेगा भारत। तो इन सब कारण से भारत चर्चा में है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहां पे किया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण किया है। और अग्नि सीरीज की इस नई पीढ़ी की जो ये मिसाइल है, इसकी रेंज 1 से 2000 किलोमीटर है। अग्नि मिसाइल ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, वैसे डीआरडीओ का एक इंपॉर्टेंट मिशन है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम जी के समय लॉन्च किया गया था। कब शुरू हुआ था ये प्रोग्राम? 1983 में। और उसके अंदर 5 मिसाइलें आती हैं जिन्हें हम पटना से याद रख सकते हैं। पी से पृथ्वी, ए से आग यानी कि अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, और ए से हो जाएगा आकाश। देखो यहाँ पे जो पृथ्वी और अग्नि है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, त्रिशूल सरफेस टू एयर है, जो नाग है वो हमने बताया एंटी टैंक मिसाइल है, और जो आकाश है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। अभी आपको याद है, चलो एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जो अभी खैबर बैलिस्टिक मिसाइल न्यूज में थी, इसका परीक्षण किसने किया था ये बता दो आप। तो बाकी डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। वैसे नासा की स्थापना भी 1958 में होती है, याद रख सकते हो। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष समीर वी कामत हैं, और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज।
ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी CSE रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पर्यावरण प्रदर्शन में पहले स्थान पर है? तो आंसर होगा तेलंगाना। CSE मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, और इसने अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर, जो हमने 5 जून को मनाया, तो उस मौके पर स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि तेलंगाना समग्र यानी कि ओवरऑल पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में टॉप पर है। तो तेलंगाना के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था विश्व महासागर दिवस कब मनाया? 8 जून को। फिर पूछा अभी किस राज्य ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पे रहा? बड़े राज्यों में केरल रहा, छोटे में गोवा और यूटी में जम्मू कश्मीर। फिर बताओ अभी किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। फिर बताओ अजय टू योगी आदित्यनाथ नाम की बुक को किसने लिखा? शांतनु गुप्ता ने। फिर बताओ 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 इसको किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया? UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। फिर बताओ अभी किस बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया? SBI ने। फिर बताओ अभी डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार ये किसे मिला? जोयता गुप्ता को। और बताओ अभी चर्चा में रहा वरुणास्त्र, इसका संबंध किससे है? ये एक हैवीवेट टॉर्पिडो है। और बताओ अभी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल के रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बना? टाटा ग्रुप। और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा कि 2023 एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 19। और गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप भूल जाते हो इसलिए मेरे को याद दिलाना पड़ता है, कोई बात नहीं, याद दिलाने से तो कर दो कम से कम। और अपने सभी दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार वहाँ पे शेयर ज़रूर कर दिया करें। जो भी आपका व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ग्रुप होता है तो एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर देना। बाकी आपके लिए मैं इनकी क्विज़ तैयार कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सको। कहाँ पे? आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। अब हम होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा AB के प्रसाद को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।